गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसिड बेस जो प्रॉपर्टीज़ हम कंपाउंड्स की डिस्कस कर रहे थे उसमें ऑरिनेस थ्योरी के बाद आज हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी 1923 में जे एन ब्रॉन्स्टेड और टी एम लॉरी द्वारा दी गई और इन्होंने बताया कि ये थ्योरी जो बेस थी वो प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कंसेप्ट भी कहलाती है, क्योंकि इन्होंने कि एसिड और बेस को केवल प्रोटॉन के डोनेशन और एक्सेप्टेंस के ऊपर बताया कि किस तरीके से according to this, an acid is a substance which has a tendency to donate proton to other species, and a base is the substance which accepts proton from other species. तो इनके अकॉर्डिंग जो H प्लस देगा वो एसिड होगा और जो H प्लस को लेगा वो बेस होगा। इट डज नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू सॉल्वेंट, जैसा कि ऑरिनियस ने किया था। उन्होंने अपनी थ्योरी बेस्ड की थी केवल उसके ऊपर कि वो वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर प्रोटॉन देते हैं या OH माइनस देते हैं। यहाँ सॉल्वेंट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, केवल जिसके अंदर H प्लस देने की क्षमता है वो एसिड है और जो लेता है वो बेस है। इस अकॉर्डिंग अगर हम ये रिएक्शन देखें HCl प्लस H2O गिविंग H3O प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे HCl ने चूंकि H प्लस दिया तो ये एसिड है और ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। H2O H प्लस ले करके H3O प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे H2O जो है वो एक बेस है। लेकिन दूसरी रिएक्शन जब हम देखते हैं अमोनिया प्लस H2O गिविंग NH4 प्लस प्लस OH माइनस, तो यहाँ हम देखते हैं कि अमोनिया ने प्रोटॉन लिया, यानी कि अमोनिया जो है वो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, अमोनिया का मॉलिक्यूल, एंड H2O मॉलिक्यूल जो है उसने प्रोटॉन दिया, तो यहाँ पे H2O जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि H2O एक तरफ बेस की तरह बिहेव कर रहा है और एक तरफ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने यही सजेस्ट किया कि कोई भी मॉलिक्यूल या स्पीशीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम उसको तब तक एसिड या बेस नहीं कह सकते जब तक कि हमारे को पूरी रिएक्शन का अंदाजा नहीं है। जब हम पूरी सिचुएशन उसकी बताएंगे, केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, उसके ऑपोजिट कौन सी मॉलिक्यूल है जिसकी प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी है या देने की टेंडेंसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एसिड होगा या बेस होगा। तो इस तरीके से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने अपनी प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कंसेप्ट दी। दूसरी रिएक्शन देखते हैं HNO3, जो कि हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो H2O के साथ में एक प्रोटॉन देता है और NO3 माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे HNO3 जो है वो एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी स्ट्रॉन्ग और वीक की बात भी हम करेंगे। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं HNO3 प्लस H2SO4 की है। अगर HNO3 H2SO4 के साथ में है तो उस वक्त क्या होगा, जब अपन ने HNO3 को वाटर में डाला, दैट इज बिहेविंग एज एसिड। अब HNO3 H2SO4 के साथ में है, चूंकि दोनों बहुत ही अच्छे एसिड हैं, तो अब इस रिएक्शन में एक्चुअली में रिएक्शन क्या हो रही है इन दोनों के बीच में, HNO3 प्लस H2SO4 गिविंग H2NO3 प्लस एंड HSO4 माइनस, यानी कि H2SO4 एक प्रोटॉन दे रहा है और HNO3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इससे ऊपर वाली रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड था जिसने प्रोटॉन डोनेट किया था, बट वो अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 के साथ में जब है तो H2SO4 चूंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो प्रोटॉन देगा एंड HNO3 को प्रोटॉन लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी एसिडिटी उससे कम है। तो इन दैट केस क्या हुआ, HNO3 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड था लेकिन H2SO4 के साथ में वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन अगर चेंज हो गई है, केमिकल एनवायरमेंट, सिचुएशन से मतलब यहाँ केमिकल एनवायरमेंट है, केमिकल एनवायरनमेंट अगर चेंज हो गया है तो उसकी टेंडेंसी भी चेंज हो सकती है। हो सकता है जो पहले एसिड था वो बेस हो जाए, जो बेस था वो एसिड हो जाए। तो ये एक्चुअली में एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है कि जो दो स्पीसीज जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसको वो H प्लस देगा और दूसरा जो उसका ऑपोजिट है इसके साथ में उसको लेना पड़ेगा, चाहे पहले वो एसिड था या बेस था। तो इस तरीके से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने एसिड बेस की प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कंसेप्ट दी। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर
इसको हम इस तरीके से समझेंगे, यही ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही, कि एक एसिड है, सपोज एक एसिड है HB, ये डिसोसिएट होता है और बनाता है H प्लस प्लस B माइनस। जब HB ने अपना प्रोटॉन दिया तो ये कन्वर्ट हो गया B माइनस के अंदर। अब B माइनस एक एनायन है जो कि ऑब्वियसली प्रोटॉन को वापस ले सकता है, यानी कि HB जब डिसोसिएट हुआ प्रोटॉन देकर के तो वो बेस में कन्वर्ट हो गया B माइनस के अंदर। सो ये किसी भी रिएक्शन में हम ये चीज़ देखेंगे कि एसिड जब प्रोटॉन देता है तो जो रेस्ट रिमेनिंग स्पीशीज होती है वो बेस होती है, क्योंकि वो प्रोटॉन लेगी, बना हुआ तो वो मॉलिक्यूल पूरा था ही, इट मीन्स उसमें से जब निकला। अब हम देखते हैं रिवर्स रिएक्शन क्या होगी, कि ये जो एनायन बना है वो H प्लस के साथ कितना स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, वो डिपेंड, उससे पता चलेगा कि हमारा जो B माइनस है वो कितना स्ट्रांग बेस है। तो कोई भी रिएक्शन जो, जब हम एसिड बेस की बात कर रहे हैं तो कोई भी रिएक्शन के अंदर एसिड डिसोसिएट होगा H प्लस में एंड एक एनायन के अंदर, तो जो बनेगा वो एनायन जो होगा वो एक बेस होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि HB एंड B माइनस, इट इज अ जनरलाइज्ड इक्वेशन, HB एंड B माइनस ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाते हैं, यानी एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा, सिमिलरली कोई भी बेस अपने कॉन्जुगेट एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। अगेन मैं रिकॉल करवाना चाहूंगी कि एसिड बेस रिएक्शन दो डिफरेंट स्पीशीज जब साथ में है तभी पॉसिबल है। हम किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल को एसिड या बेस डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक सामने उसके कोई लेने वाला नहीं है वो किसको देगा। तो ये एक रिलेटिव टर्म है। इसको समझने के लिए हम देते हैं HCl प्लस H2O गिविंग यू H3O प्लस प्लस Cl माइनस। इसकी ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन दोनों साइड में चल सकती है, डिपेंड करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी है या बैकवर्ड रिएक्शन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रेंथ डिसाइड होगी कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि HCl को अगर हम एसिड 1 कहते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपने कॉन्जुगेट बेस 1 के अंदर Cl माइनस में। सिमिलरली H2O जिसको हम बेस 2 कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन लेकर के H3O प्लस कॉन्जुगेट एसिड में। तो H3O प्लस अब अपना प्रोटॉन देने के लिए अवेलेबल है, सो इट इज अ एसिड, बना किससे, बेस से। सो हमेशा किसी भी एसिड के साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस होगा और किसी भी बेस के साथ में उसको कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, जस्ट प्रेजेंटेशन है चीज़ों का, बट इसको हम बहुत अच्छे से कई चीज़ें इसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि आप हमेशा ध्यान दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जो बहुत तेज़ी से प्रोटॉन को दे देगा, यानी कि उसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होगी। तो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी अच्छी होगी तो सपोज जैसे यहाँ इसी रिएक्शन में हम बात करें Cl माइनस है, ये कैसे बना है, HCl में से जब H प्लस निकला, तो H प्लस निकलने के बाद जो चूंकि HCl की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी प्रोटॉन को देने की, तो Cl माइनस अब H प्लस को इतना स्ट्रांगली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दिस इज अ रूल मतलब अपने आप निकल के आया है नेचर के अंदर कि एक स्ट्रांग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक बेस होगा। अब अगर हम इसको रिवर्स उसमें देखें कि कोई एसिड है वो बहुत ही वीक है, लाइक एसिटिक एसिड डिसोसिएट होकर के आपको देगा एसिटेट आयन एंड H प्लस। अब ये जो एसिटेट आयन है, चूंकि एसिटिक एसिड की टेंडेंसी बहुत कम थी H प्लस देने की, इसका मतलब क्या हुआ कि एसिटेट आयन को जैसे ही H प्लस मिलेगा वो तुरंत एक्सेप्ट करके उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एसिटेट एनायन जो है वो बहुत स्ट्रांग बेस है, वो तेजी से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रांग होगा। तो ये हर जगह हमें देखने को मिलेगा कि अगर वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा, अगर स्ट्रांग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो वीक होगा। तो इनके बीच में ये रूल हमेशा चलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, HCl प्लस H2O, Cl माइनस H3O प्लस H2SO4 प्लस H2O, HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस, एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया, एसीटेट एनायन प्लस NH4 प्लस।
यहाँ पे आपने देखा अमोनिया जो है इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। अब NH4 प्लस जो है जो बना है ये अगर OH माइनस है इसके साथ में तो ये प्रोटॉन दे करके NH3 प्लस H2 में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली H3O प्लस साइनाइड आयन के साथ में है तो ये प्रोटॉन डोनर है। और इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे जो HSO4 माइनस है जो कि H2SO4 के डिसोसिएशन से बना था, इसके सामने अगर बेस आता है तो ये H प्लस दे देगा, अदरवाइज उस रिएक्शन के अंदर ये एक्सेप्टर बन जाता, बेस होता। यहाँ ये H प्लस दे रहा है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा HSO4 माइनस। तो इस तरीके से हमें ये बताना पड़ेगा कि पूरी रिएक्शन क्या है, तभी हम उस स्पीशीज को एसिड या बेस उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कहेंगे। सो ब्रॉन्स्टन लॉरी ने ये कंसेप्ट दी और इसके अकॉर्डिंग एसिड्स एंड बेस को बताया। इसके बाद एक और टर्म आती है प्रोटोन एफिनिटी। ये एक्चुअली बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए है। बेसिसिटी हमने बात की कि प्रोटोन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बेस इन गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स प्रोटोन इज नोन एज इट्स प्रोटोन एफिनिटी PA। सपोज कोई भी बी स्पीशीज है गैसीज स्टेट में, वो H प्लस को एक्सेप्ट करती है और कन्वर्ट होती है BH प्लस में, तो उस वक्त जो एनर्जी निकल रही है वो कहलाती है प्रोटोन एफिनिटी। जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, PA की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी, निकलने वाली एनर्जी है इसलिए नेगेटिव होगी, तो PA की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उसको वो H प्लस को उतना स्ट्रांगली एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को बताएगी। इट मीन्स वो उतना स्ट्रांग बेस होगा। तो प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो किसी भी स्पीशीज के लिए उसकी बेसिसिटी को बताती है। कोई भी एनायन X माइनस है, वो गैसेस स्टेट में जब H प्लस को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट होता है HX में, तो जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज प्रोटोन एफिनिटी। ध्यान दीजिएगा दिस डेफिनेशन इज फॉर 1 मोल। ठीक है, तो ये प्रोटोन एफिनिटी एक बहुत ही क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये किसी भी स्पीशीज की बेसिसिटी को डिफाइन करती है। इस टेबल को अगर हम देखें तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे H माइनस की वैल्यू दी हुई है, प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू दी हुई है, CH3 माइनस की दी हुई है। एक ग्रुप के अंदर एंड ऊपर से नीचे जाने पे NH2 माइनस, PH2 माइनस एंड ASH2 माइनस। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी की वैल्यू जो होती है, इनके हाइड्रेट्स की बेसिसिटी की वैल्यू कम हो रही है। डेफिनेटली जब बेसिसिटी कम हो रही है तो इनका जो कॉन्जुगेट वो बनेगा एसिड, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हम इसको उल्टे टर्म में भी समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर जो इनके बेस बनेंगे, उन एसिड बनेंगे, उनकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एनाइन का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो प्रोटोन एक्सेप्ट करने में उसको इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, तो एनर्जी भी रिलीज कम होगी। सिमिलरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देख रहे हैं NH3, PH3, ASH3, इनके जो है इनमें भी आप देख रहे हैं PA की वैल्यू ऊपर से नीचे जाने पे कम हो रही है। तो वही कारण है कि, और इधर आप देख रहे हैं फ्लोराइड हैलाइड्स के केस में HF, HCl, HBr और HI, इनके केस में आप देखते हैं कि इनकी हाइट प्रोटोन की वैल्यू बढ़ रही है। ये हमने प्रोटोन एफिनिटी की बात की। इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि प्रोटोन एफिनिटी वैल्यू से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उन दो एनायंस की मतलब जब दो बेस एक साथ प्रेजेंट हैं तो कौन प्रोटोन को लेगा या कौन प्रोटोन देगा। तो जिसकी प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो प्रोटोन मतलब एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और दूसरे वाले को प्रोटोन लेकर के एसिड की तरह बिहेव करना पड़ेगा। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में हाइड्रोक्साइड एनायन है जिसकी प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू 1635 किलोजूल पर मोल होती है, और अमोनिया जो इसका बन रहा है दूसरी साइड में उसकी वैल्यू होती है 858 किलोजूल पर मोल। चूंकि OH माइनस की प्रोटोन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है अमोनिया से, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें से OH माइनस जो होगा
वो प्रोटॉन को लेगा और इस तरीके से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि NH4 प्लस अमोनिया प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही वजह है कि जब भी हम अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अमोनिया सॉल्यूशन ही हमें मिला रहता है, बहुत कम अमाउंट में NH4OH हमें मिलता है, यानी कि बहुत वीक बेस होता है। सो इसका इतना ही, बाकी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।